Hello students, welcome to the Spandan Academy. Class 7th, subject Science. Chapter 1 is Nutrition in Plants. पौधों में पोषण. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. कक्षा 6 में आप ये पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों के लिए भोजन आवश्यक है. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सभी भोजन के घटक होते हैं एंड इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं. ये सभी हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि इससे हमारी बॉडी ग्रो करती है. यदि हम थोड़ा बहुत कट जाते हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाता है पोषक तत्वों से ही. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं लेकिन पशु और मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. ये पौधों से ही अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं. बूजू वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. देखिए, बूजू जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं. तो आइए देखते हैं अपन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. पौधों में पोषण अथवा भोजन बनाने की विधि. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. पौधे ही केवल ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. किस चीज़ से बना सकते हैं? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज से. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. जीवों द्वारा भोजन करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं. अब पोषण भी दो प्रकार का होता है. एक्चुअली ये 2 टाइप्स में होता है. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाती है. Therefore plants are called autotrophs. इसलिए हम पौधों को स्वयं पोषी कहते हैं. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. पशु और मानव अथवा अधिकतर जीव पौधों द्वारा तैयार किया हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं. They are called heterotrophs. उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं. आइए, पहेली जानना चाहती है कि why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पौधों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण की विधि अथवा पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं इसकी प्रोसेस. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. पत्तियां जो होती हैं वो पौधों की फैक्ट्री होती हैं, फूड फैक्ट्री होती हैं. अर्थात पौधों का भोजन जो बनता है वो पत्तियों में बनता है. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. जल और खनिज जो कि मिट्टी में रहते हैं वो जड़ ऑब्जॉर्व कर लेती है और पत्तियों तक पहुंचाती है. अब कैसे पहुंचाती है पत्तियों तक? ये पत्तियों तक पहुंचाती है तने द्वारा. जो पौधे का स्टेम होता है, तना जिसे हम बोलते हैं, टहनियों द्वारा खनिज और जल पत्तियों तक पहुंचता है. Carbon dioxide from air is taken in
थ्रू द टीनी पोल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसकी आवश्यकता होती है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधों में कैसे पहुंचती है? वो पत्तियों के द्वारा पहुंचती है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पहुंचती है और पत्तियों में भोजन बनता है, वो पौधे में ट्रांसफर होता है। बुजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब बुजो जानना चाहता है कि जल और खनिज जो जड़ ने अवशोषित किए थे वो पत्तियों तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो आइए जानते हैं। Water and minerals are transported to the leaves via the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. जल और खनिज जो मिट्टी से जड़ ने ऑब्जर्व किए थे वो स्टेम यानी कि तना, ब्रांचेस यानी शाखाओं से पत्तियों तक पहुंचते हैं। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। देखिए, पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि वह भोजन बना सकती है लेकिन पौधे का कोई और भाग नहीं बना सकता। The leaves have a green pigment called chlorophyll। पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसी की वजह से यह भोजन बना पाती है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यह पत्तियों को सौर ऊर्जा ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो एनर्जी इसने सूर्य से ग्रहण की है यह एनर्जी इसे फूड बनाने में हेल्प करती है। देखिए, यह प्रोसेस सन की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? क्या आप प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन को इमेजिन कर सकते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधे भोजन करते हैं तभी वो जीवित रहते हैं। और पौधे जीवित रहेंगे तो वो ऑक्सीजन हमें देंगे। यदि पौधे नहीं रहेंगे और ऑक्सीजन हमें नहीं देंगे तो फिर जीवन कहाँ से रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के न होने पर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। आइए अब हम कुछ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। आपने देखा होगा इमारतें ईंटों से मिलकर बनी होती हैं। इसी प्रकार हमारी बॉडी अथवा सजीवों की बॉडी छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। इन्हें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. कोशिका एक पतली बाहर संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ
से ये घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो हमें 1.2 फिगर में दिखाई गई हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। देखिए अब हम पत्ती को समझते हैं। ये आपको दिखाया गया है फिगर ए में लीफ दी गई है, ऐसे हम पत्ती बोलते हैं। फिगर बी में सेक्शन ऑफ अ लीफ मीन्स पत्ती के कुछ भाग दिखाए गए हैं, जैसे ये ऊपर में क्लोरोफिल दिखाया गया है, नीचे ये जो गार्ड सेल्स हैं, और ये बीच में जो गैप है ये स्टोमा है, यानी कि ये रंध्र है, और नीचे ये फिगर सी में स्टोमा दिखाया गया है, मीन्स ये रंध्री द्वार जो होता है, छिद्र जो होता है वह दिखाया गया है। ये स्टोमेटल ओपनिंग मीन्स ये खुलता है यहाँ से, और ये गार्ड सेल्स हैं इसके, जो इसकी सुरक्षा करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर ये बनता है, और जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। और ये क्लोरोफिल और सूर्य की जो एनर्जी रहती है, सूर्य का जो ताप रहता है, उसकी उपस्थिति में ये प्रोसेस संपन्न होती है। देखिए ये इस फिगर में दिखाया गया है 1.3 में डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। ये सन दिखाया गया है हमें, ये आपका सन है, ये हमारी पत्ती है, ये हमारी रूट्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस जो होती है, जो हमारे लिए यूजफुल होती है, जिसे हम सांस में अंदर लेते हैं, वो इस दौरान रिलीज होती है। Now Buzo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. देखिए अब बूझो ने देखा कि कुछ पौधों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो पत्तियां लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की हो जाती हैं, क्या इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आइए तो हम इसे देखते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। इसमें दिखाया गया है एक ही तरह के पौधों के दो गमले हम लेना है। एक को हम अंधेरे में रखेंगे, अथवा हम इसे काले कलर के बॉक्स में भी रख सकते हैं। कितने टाइम के लिए रखेंगे, हम इसे 72 घंटों के लिए रखेंगे, और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। अब दोनों पौधों की पत्तियां जो होती हैं, उनमें हम आयोडीन का परीक्षण कर रहे हैं। अब हम अवलोकन जो हम देख रहे हैं उसको नोट करेंगे। अब उस गमले को जिससे आपने अंधकार में रखा था, 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा दोबारा इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, जिसे 1.4 में दिखाया गया है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। हमारा निष्कर्ष निकला कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है।
आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन का पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पौधों को नाइट्रोजन, अच्छा अब हमें ये जानना है कि पौधों को नाइट्रोजन मिलती कहाँ से है। देखिए, वातावरण में तो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में रहती है, लेकिन पौधे इसे सीधे वायु से ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं। पौधे इसे मिट्टी से ऑब्जॉर्व करते हैं, अर्थात पहले नाइट्रोजन को कुछ पौधे होते हैं उनका जो जड़ रहती है वो जड़ उसे ऑब्जॉर्व करती है, फिर उसे पौधे ऑब्जॉर्व करते हैं। Other modes of nutrition in plants. पौधों में पोषण की अन्य विधियां। Paheli wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमलजू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो जंतुओं को खाते हैं? हाँ, ऐसे होते हैं ना, ऐसे पौधे जैसे पिचर पौधा होता है वो जंतुओं को खाता है, मच्छर उस पर बैठता है तो उसके अंदर चला जाता है। Now we are reading saprotrophs means मृतजीवी। क्या आप जानते हैं मृतजीवी क्या होते हैं? देखिए, ये एक ब्रेड है, इस पर कुछ ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है। ये जो ग्रीन ग्रीन है इसे हम मृतजीवी बोलते हैं। ये मृतजीवी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये इस आलू पर भी आप देख सकते हैं, इस पिक में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं मृतजीवी के बारे में। Who wants to know how these organisms acquire nutrients? गुजो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। They do not have mouths like animals do. इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। देखिए, ये पूछ रहा है कि इनके पास प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये पौधों के समान भी नहीं होते, तो ये अपना भोजन स्वयं भी नहीं बना सकते। तो ये भोजन बनाते कैसे हैं, ये कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? These organisms are called fungi. यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। They have a different mode of nutrition. पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि, अर्थात इनके भोजन प्राप्त करने की जो प्रणाली होती है वो थोड़ी अलग होती है। They absorb the nutrients from the bread. अर्थात ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। This mode of nutrition in which organisms take nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।
इसके बाद वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। देखिए, मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। देखिए, कवक या फंजाई कहाँ उगते हैं? अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, अर्थात जो गीले हों। देखिए, जो कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु है ना, सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इस कारण वर्षा ऋतु में अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। देखिए, अब ये पहेली कुछ कहना चाहती है। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसर पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। देखिए, नॉर्मली कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। He wants to know if fungi cause diseases also। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं, अर्थात क्या ये फसल को भी नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहेली से बताती है। पहेली told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals, including humans. Some fungi are also used as medicines। पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है, अर्थात ये कवक, ये जो मृत जीवी होते हैं, ये पूरी तरह से नुकसानदायक नहीं होते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। This relationship is called symbiosis। इस संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक जो होते हैं वो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड lichens a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। देखिए, जिन्हें हम लाइकेन कहते हैं, उनमें दो भागीदार होते हैं। एक को हम शैवाल कहते हैं और एक को हम कवक कहते हैं। तो जो शैवाल रहता है उसमें क्लोरोफिल रहता है, जबकि जो कवक रहता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान देते हैं, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाता है वो कवक को दे देता है। आइए अब हम पढ़ते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लिनिस्ड इन द सॉइल। मिट्टी में पोषकों की दोबारा पूर्ति किस प्रकार होती है। देखिए, हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है।
तो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants। देखिए, यदि हमें पौधों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो, अर्थात पौधों को किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है वो हमें पता हो, तो हम न केवल पौधों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। देखिए, आप ये तो जानते ही होंगे कि पौधों में भी रोग लग जाते हैं, तो हमें पौधों को भी स्वस्थ रखना होता है। तो हम उन्हें स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? हमें पता होगा कि कौन से पौधे को कौन से पोषण की आवश्यकता है, तो हम उस प्रकार का खाद, जिस प्रकार के उर्वरक की उसे आवश्यकता है, उसे वो प्रदान कर सकते हैं, तो वो पौधा स्वस्थ रहेगा। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। देखिए, पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। हमारी जो फसल होती है उसे हम काटते हैं तो उसके बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जो पौधे होते हैं इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। अर्थात वायु में नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, लेकिन पौधे इनका वायु के रूप में डायरेक्ट अवशोषण नहीं कर सकते, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अर्थात जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसे ये नाइट्रोजन को वायुमंडल से डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते। They need nitrogen in a soluble form। पौधे नाइट्रोजन को ब्ले के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ब्ले पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं, वो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उन्हें वे नाइट्रोजन को बलीय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं और वो पौधे इन्हें भोजन दे देते हैं। दे thus have a symbiotic relationship। तो इस प्रकार ये सहजीवी संबंध को साझा करते हैं। तो देखिए, हमने इस अध्याय में पढ़ा कि जो पौधे होते हैं वो मैक्सिमम पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बहुत ही कम पौधे ऐसे होते हैं जो किसी और पर निर्भर होते हैं या अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे परजीवी होते हैं या मृतजीवी होते हैं। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पौधों तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय कंप्लीट हुआ। थैंक यू।